दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रेलवे एग्जाम के लिए अनअकैडमी के आने वाले सब्सक्रिप्शंस के बारे में बताना चाहूँगा, नए बैचेस के बारे में बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर रेलवे एग्जाम के लिए अनअकैडमी के द्वारा 15 और 17 फरवरी को नए बैचेस यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं, जो इंडिया के टॉप एडुकेटर है उनके माध्यम से यहाँ पर कराए जाएंगे। स्क्रीन पर आपको इनकी जो फैकल्टी है यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए, एक तेजस बैच है जो आपके ग्रुप डी के लिए है, एक यूपी पुलिस के लिए बैच है, एक आपका CBD 2 और ग्रुप डी के लिए बैच है। इसके अलावा यहाँ पर GA गुरुज बैच है रेलवे एग्जाम के लिए। इसके अलावा देखो, प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो आपको बहुत सारी PDFs हैं, टेस्ट वगैरह हैं, सारे के सारे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो रेलवे में नौकरी लेने के लिए इनके जो बैचेस हैं बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो आपकी फैमिली में और आप में से फ्रेंड में से आप में से अगर कोई इनका सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और 10% डिस्काउंट के लिए आप हमारा प्रोमो कोड खेमराज10 है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इनके जो भी बैचेस हैं इन पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, वहां से इनकी जो बैचेस इनको आप परचेज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है धातु, अधातु और उपधातु। ये जो टॉपिक है, मैंने जब आवर्त सारणी जब आपको पढ़ाई थी तब आपसे कहा था कि भाई इस टॉपिक को अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि यह एक बहुत शानदार टॉपिक है। आपको पता होगा कि भाई बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि कौन सी धातु होती है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में होती है, कौन सी अधातु होती है, मिश्र धातुएं होती हैं, एलॉय, अयस्क होते हैं, खनिज होते हैं, धातुओं को अलग अलग करने के मेथड होते हैं, केरोसिन के अंदर कौन कौन सी धातुओं को रखा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न बनते हैं। धातु जब आपके दूसरे तत्वों से रिएक्शन करती है क्या बनता है, जब आपके अम्ल से, क्षारों से, वाटर से रिएक्शन करती है क्या क्या बनता है। जबरदस्त टॉपिक है गाइस, तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धातु, अधातु और उपधातु। और आज मैं आपको धातु, अधातु और उपधातु का वो कंटेंट देने की कोशिश करूंगा जो आपको शायद यूट्यूब पर मिले, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी जो क्लासेज हैं सिर्फ रेलवे ओरिएंटेड है। अगर आप रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी जो क्लासेस हैं आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हैं। कम टाइम में अधिक कंटेंट देने की हम कोशिश करते हैं और हम आपका समय बिल्कुल भी जाया नहीं करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेटल के बारे में कि मेटल क्या होती है, धातु क्या होती है। तो देखिए, धातु की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से दी जाती है कि वे तत्व जो अंतिम कक्षा में से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं और धनायन बना देते हैं या धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आपके धातु यानी कि मेटल। यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है ना, धनायन बनाने की जो टेंडेंसी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उन पदार्थों को, उन तत्वों को हम बोलते हैं मेटल्स यानी कि धातु। अब देखिए, धातुओं की बात करें, पहला प्रश्न यहां पर देखिए, पहला प्रश्न की धातु जो होती है जब उनका इलेक्ट्रॉन की विन्यास लिखा जाता है तो उनके अंत में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2018 में कम से कम 20 बार पूछा गया है। कम से कम 20 बार यह प्रश्न पूछा गया है कि कोई भी धातु होता है उसके अंतिम कोश में सामान्यतः कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखना, या तो उसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 2 होंगे, या फिर 3 होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो मैक्सिमम जो आपके तत्व होते हैं, अधिकतम जो आपकी धातु होती हैं, उनमें या तो अंत में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 2 होंगे, या फिर 3 होगा। आप कोई सा उदाहरण लिख के देख लीजिएगा। चलिए अगला बात करते हैं मेटल। मेटल की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है और इस फुल फॉर्म से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा। देखिए, मेटल जो है, मेटल को मैंने लिख दिया METLS, मेटल्स। और इनसे देखिए, इनको जो पूरा नाम है, देखिए ये तो ट्रिक है, मात्र एक ट्रिक है, ठीक है, कोई पूरा नाम नहीं होता मेटल का, ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। देखिए, पहले आपका जो M है, इससे बनेगा आपका, देखिए इससे बनेगा आपका आवर्धनीयता, यानी कि इसको बोलेंगे माबिलिटी, ठीक है, इसको बोलेंगे मालिबिलिटी, ठीक है, इसको बोलेंगे मालिबिलिटी, ठीक है, यानी कि आघात वर्धनीयता। अब ये आघात वर्धनीयता होती क्या है? आघात वर्धनीयता का मतलब होता है जब किसी वस्तु के ऊपर चोट करते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज है, आप हथौड़ी की सहायता से उसके ऊपर चोट डालते हो तो वो क्या होती है, उसका आकार बदल जाता है, ठीक है। आपने लोहार की दुकान देखी होगी ना भाई, ब्लैक स्मिथ लोहा तो देखा ही होगा, वो अलग अलग प्रकार के उपकरण बनाता है, आपको पता होगा, कुल्हाड़ी है ना, कभी आपके हांसिया है ना, तो बहुत सारी चीजें बनाता है, फावड़ी, आपके फावड़ा जो होता है, कुल्हाड़ी, बहुत सारी चीजें होती हैं, चाकू वगैरह। ये तो होता क्या है कि ये जो गुण होते हैं सारे मेटल के गुण होते हैं। तो मेटल की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आपके आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है कि इनके ऊपर चोट करके हम इनके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं।
या किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। आपने देखा होगा हम किसी भी आपका कोई भी लोहे का तार है उसको मोड़ कर, है ना, उसके ऊपर हम चोट डालकर उसको अलग अलग रूप दे सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है ये कहलाती है आघात वर्धनीयता। आपको ध्यान रखनी है आघात वर्धनीयता जो होती है वो आपके सोने का और चांदी का सबसे ज्यादा होता है, यानी कि आपका Au और Ag, यानी कि आपका सोना और चांदी होता है, सिल्वर और गोल्ड, उनका जो आघात वर्धनीयता प्रॉपर्टी होती है सबसे ज्यादा होती है। एक लाइन यहां पर बोल दिया, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा कि सामान्यतः जो आपके मेटल होते हैं उनके अंतिम कोष में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद ये आपके मेटल की श्रेणी में नहीं आता। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था भाई हाइड्रोजन जो है आधुनिक आवर्त सारणी का अवारा तत्व है, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 जो है उसमें कौन कौन से आते हैं भाई हाइड्रोजन, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सारे के सारे मेटल है। लेकिन ये जो भाई साहब है ना आपके हाइड्रोजन, वो एक अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है। तो ध्यान रखना है ग्रुप 1 के अंदर हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके अधातु है, जबकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन आता है। चलिए दूसरे गुण की बात करते हैं, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है लचीलापन। लचीलापन का मतलब जैसे मान लीजिए आपका सोडियम जो होता है, सोडियम को आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं, है ना, ये इतना लचीला होता है। मान लीजिए आपके पास चाकू है या आपके पास कोई भी तार, मान लीजिए आपके पास लोहे का तार है पतला वाला, है ना, ज्यादा सरिये की वाले बात नहीं कर रहा मैं, है ना, आप प्लम्बर सरिये लेके आ जाओ। मान लीजिए आपके पास तार है, लोहे का है, एल्यूमिनियम का है, तांबे का है, आप उसको मोड़ सकते हो, नहीं मोड़ सकते, इसका मतलब क्या है, उसमें लचीलापन है, उसमें इलास्टिसिटी होती है। तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है धातुओं की। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं टेंसाइल, यानी कि तन्यता। तन्यता का मतलब है किसी भी चीज को तार के रूप में ढालना। जैसे आपको होता है घरों में हम विद्युत धारा लेके आते हैं, तो आपने तांबे के तार देखे होंगे, है ना, डोरियां जो होती हैं, केबल जो हमारी होती है तांबे की होती है, एल्यूमिनियम की होती हैं, आपने देखी होगी। अब यहां पर आपको ध्यान रखनी है जो तन्यता होती है ना, तन्यता वो आपके सोने की सबसे ज्यादा होती है। 1 ग्राम सोने से, ध्यान रखना, 1 ग्राम सोने से आप लगभग 2 किलोमीटर लंबा आप एक तार बना सकते हो। ध्यान रखना, मात्र 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। आपका जो आपका जो सोना है ना, गोल्ड है, उसमें इतनी टेंसाइल प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए एक प्रश्न और आपको ध्यान रखना है, भाई तन्यता की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है ना, वो आपका चांदी होता है। फिर सर हम घरों में जो हमारे लाइट आती है वो एल्युमिनियम के तार या फिर कॉपर के तार क्यों काम में लेते हैं? अरे मेरे भाई, अगर हम कॉपर की जगह सिल्वर के तार काम में लेने लगे, चांदी के वायर काम में लेने लगे, तो फिर देश का भला हो गया। आपको पता है कितने चोर डकैत हैं, आप ही कल से रेलवे की तैयारी छोड़कर लग जाएंगे, ठीक है, लाइट गई तार काटने लग जाएंगे, क्योंकि आपको पता है चांदी जो उसका भाव कितना रहता है भाई, 60-70 हजार तो रहता ही है। 10 किलो भी काट लिया, आपको पता है बहुत चोरियां होती है, स्पेशली गाँव में तो बहुत चोरियां होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सलाह नहीं दे रहा, मैं तो बता रहा हूं कि इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं चांदी के रूप में। पहली बात कि चांदी जो होती है बहुत महंगी होती है, इसकी लागत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो वायर बनाए जाते हैं, है ना, तार बनाए जाते हैं, वो आपके कॉपर के या एल्युमिनियम के, लोहे के तार के बनाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ए से बनता है एलॉय। एलॉय का मतलब मिश्र धातु। मिश्र धातु भी आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। बहुत सारी मिश्र धातु होती है, पीतल होती है, सोल्डर होती है, बहुत सारी होती है, और विद ट्रिक आपको बताने की कोशिश मैं करूंगा। तो आपके जो मेटल होती है, इसकी अगली प्रॉपर्टी होती है कि एलॉय, यानी कि इसकी सहायता से आप मिश्र धातु बना सकते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं एल। एल से बनता है लस्टर। लेस्टर की बात नहीं कर रहा, लेस्टर GTA 5 में एक कैरेक्टर होता है ना, वो बात अलग है। यहां पर है लस्टर, ध्यान रखना, वो लेस्टर है या लस्टर है। तो लस्टर का मतलब होता है कि चमकना। तो ध्यान रखना है जो मेटल होती है, धातुएं होती हैं, सारी सारी चमकदार होती है। जैसे लोहे की कोई चीज आपके पास है ना, उसको पहना लो, तलवार देखने के चमकती है, लोहे की, तांबे की, कॉपर की, है ना, सोने की, चांदी की, सारी चीजें चमकती रहती हैं। तो ध्यान रखना जहां पर जो मेटल है, धातु होती हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होती है, चमकदार होती हैं। आगे बात करते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब मजबूत या कठोर होना, यानी कि इनके अंदर कठोरता पाई जाती है। कठोरता का मतलब क्या है भाई, आप आसानी से इनको तोड़ नहीं सकते हो, ऐसा थोड़ी है।
कि आपके पास तांबे का एक सरिया ला के मैंने दे दिया और आपने ऐसे यूं करके तोड़ के फेंक दिया, ये लो, है ना। तो ध्यान रखना है कि ये इनकी सारी प्रॉपर्टी होती है मेटल की। आगे बात करते हैं कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं, या आपको ध्यान रखना है आपके बेसिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। दो होते हैं ना, एक अम्लीय एक क्षारीय, यानी कि आपका जो एसिडिक और आपका बेसिक, तो बेसिक प्रकृति के होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो धातु होते हैं, मेटल जो होते हैं, उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं, उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके अम्लीय यानी कि एसिडिक प्रवृत्ति के होते हैं। आगे बात करते हैं मेटल की अगली जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ऊष्मा और विद्युत दोनों के चालन करते हैं। ऊष्मा का मतलब क्या होता है भाई? ऊष्मा का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास एक इतना लंबा आपके पास तार है, भाई तलवार तो नहीं होगी, मान लीजिए आपके पास इतना लंबा तार है, सरिया है, कुछ भी, अगर आपको उसको एक हिस्से से गर्म करोगे, एक हिस्से से गर्म करना शुरू करोगे तो दूसरा सिरा अपने आप ही गर्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपने जरूर चेक किया होगा। और इसी के लिए क्या करते हैं आपको पता होगा, चाय जब बनाते हैं तो जिस में चाय बनाते हैं ना, चायदानी इसको बोलते हैं, उसका जो हैंडल होता है ना वो एक कुचालक पदार्थ का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हैंडल भी गर्म हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो मेटल होते हैं ना, धातु होती हैं, ऊष्मा की और विद्युत के, विद्युत का मतलब जिनमें विद्युत धारा बहती है, आप तो जानते हैं विद्युत धारा बहती है भाई। विद्युत के जो उपकरण होते हैं उनमें हम, आपको पता होगा कि कॉपर के और आपके एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग करते हैं, सीधी सी बात है, इनमें विद्युत धारा बहती है। आगे बात करते हैं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात नोट करना कि आपका जो चांदी है यानी कि Ag और कॉपर, ये विद्युत धारा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है, ये ऊष्मा के भी सबसे अच्छे चालक होते हैं। पूछ ले आपसे कि ऊष्मा का सबसे अधिक चालक जो होता है कौन सा होता है? आपका सिल्वर यानी कि Ag और आपका कॉपर। और पूछ ले कि ऐसी कौन सी धातु है, ऐसी कौन सी मेटल है जो आपकी ऊष्मा की सबसे कुचालक होती है, मतलब ऊष्मा की बहुत ही कम चालक होती है ना। तो ध्यान रखना आपका Hg, मरकरी और लेड, ध्यान रखना मरकरी और लेड ऐसी धातु हैं जो ऊष्मा की क्या होती हैं, एक प्रकार से कुचालक बोल सकते हो आप। इनमें जो चालन होता है ऊष्मा का वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। हम सिर्फ बात करें धातु की, ध्यान रखना मैंने पदार्थ के बारे में नहीं बोला है। आगे बात करते हैं, अगली जो प्रॉपर्टी होती है आपकी धातुओं की, वो होती है, इनकी जो प्रकृति होती है वो होती है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब सोरोनस। सोरोनस का मतलब क्या है कि भाई जब आप इनके ऊपर आघात करते हो, चोट डालते हो तो आवाज आती है। जैसे आपने देखा होगा लोहे की कोई भी चीज है आपके पास, जब आप उसको टच करते हो, कोई भी चीज आप मान लीजिए, है ना, लोहे की, सिल्वर की, चांदी की, तो आपने देखा होगा, है ना, अरे भाई स्कूलों में घंटी जो होती है, घंटी है, उसका इस्तेमाल क्यों होता है? पीतल का। पीतल का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि पीतल जो होता है ना उसमें ध्वनिक गुण बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो स्कूल होती है उसमें पीतल की घंटी लगाई जाती है, टन 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 टन, याद है ना आपको? वो इसलिए लगाई जाती है क्योंकि उसकी आवाज है वो दूर तक जा सके। तो ध्यान रखना ये सारी प्रॉपर्टी होती है आपकी मेटल की। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जब ये अन्य पदार्थों से रिएक्शन करती हैं, मतलब अभिक्रिया करती हैं, तब क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दहन अभिक्रिया। दहन का मतलब है इनको जलाना, है ना, यानी कि कोई भी धातु अगर आपके पास है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है ना, एल्युमिनियम है, बहुत सारे धातु हैं, जब इनको जलाते हो तो क्या होता है? तो ध्यान रखना अगर आप किसी भी धातु को जलाते हो तो उसका ऑक्साइड बन जाता है। ऑक्साइड का क्या मतलब है भाई? सीधी सी बात है, ऑक्सीजन का ऐड होना ही ऑक्साइड कहलाता है। कुछ भी मत समझिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊं, तो मान लीजिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कॉपर, भाई साहब मैं इधर लिखता हूं बीच में, ये आपके पास कॉपर है, आपने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई तो CuO बन गया। बस यही है आपका दहन अभिक्रिया, ये है आपका कॉपर का दहन। यानी कि जब आपने कॉपर को जलाया तो आपको ध्यान रखना है कोई भी वस्तु जो जलती है वो आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। तो कॉपर को जलाया, ऑक्सीजन ग्रहण किया और आपके कॉपर का ऑक्साइड में बदल गया। तो ध्यान रखना अगर किसी भी आप मेटल को जलाते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हमेशा मेटल ऑक्साइड बनता है, मतलब धातु ऑक्साइड बनता है। आगे बात करते हैं, यहां पर आपको मैंने पहले बता दिया है कि जो आपके धातु होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके किस प्रकृति के होते हैं? आपके जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, मतलब बेसिक प्रकृति के होते हैं, एल्केनाइन प्रकृति के होते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कुछ आपके ऐसे ऑक्साइड हैं जो आपके एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब उभयधर्मी होते हैं।
उभयधर्मी का मतलब क्या है, उनमें क्षारीय प्रवृत्ति का भी गुण होता है और अम्लीय प्रवृत्ति का भी गुण होता है। तो ध्यान रखना, ये एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। परीक्षा में क्वेश्चन पूछ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। तो ध्यान रखना, एक तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 और एक आपका जिंक का ऑक्साइड ZnO, दोनों के दोनों क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, यानी कि आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये आपके उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। आगे बात करते हैं कि आपके पोटेशियम है और आपके जो सोडियम है, इनको केरोसिन के अंदर स्टोर क्यों किया जाता है। तो देखिए, जब आप जो आपके पास पोटेशियम है या सोडियम है, जब उसको हवा में खुला छोड़ देते हैं ना, तो ये हवा से रिएक्शन करके जलना शुरू हो जाता है, आग पकड़ लेता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको केरोसिन के अंदर रखते हैं, तो केरोसिन के अंदर ये आग नहीं पकड़ता है। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी काम होता है ना, कोई भी हम प्रयोगशाला में कुछ भी कर रहे हो, तो केरोसिन से निकाल के और फिर सोडियम भाई साहब को लेके आते हैं आपका परीक्षण करने के लिए। ध्यान रखना, तो इसको स्टोर जो किया जाता है केरोसिन के अंदर किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, अगर किसी भी मेटल की, किसी भी धातु की हमने जल से अभिक्रिया करा दी, वाटर से अभिक्रिया करा दी, तो क्या होगा। तो ध्यान रखना है, जब आप किसी भी धातु की किसी भी आपके अम्ल, किसी भी पानी से अभिक्रिया कराते हो, तो ध्यान रखना है क्या बनता है, हमेशा उसका ऑक्साइड बनता है, वो आपका उसका हाइड्रोक्साइड बनता है। हाइड्रोक्साइड का मतलब एक प्रकार से क्षार बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्षार बनेगा और इसके अलावा क्या बनेगा, इसके अलावा हाइड्रोजन गैस यहां से निकलती है। तो यह अभिक्रिया होगी, मान लीजिए जैसे आपका पोटेशियम ले लिया, तो पोटेशियम का जल से अभिक्रिया कराई, तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बनी और एनर्जी निकलेगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यह आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिनके पश्चात आपके जो भी आपने ले रखा है विलयन, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहां पर जब आप किसी भी धातु को किसी भी जल के अंदर डालते हैं, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, यहां पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको चौथी लाइन लिखी है, ये आपके रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार रिपीट हुई है, ध्यान रखना। 2018 में भी, 2018 की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी आई है और आगे भी आएगी। देखिए प्रश्न क्या बनेगा, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। या ये प्रश्न ऐसे पूछ लेगा कि बताइए कौन सी वो आपके जब आपके कौन सी धातु होती है जो आपके धातु ऑक्साइड बनाने के लिए वाष्प से यानी कि भाप से अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपके एल्युमिनियम है, आपका आयरन है और आपका जिंक, तीन ऐसी धातुएं हैं जो अपना ऑक्साइड जो बनाती हैं। ऑक्साइड बनाने के लिए ये आपके ना तो ठंडे जल से क्रिया करती हैं और ना ही आपके गर्म जल से, ये क्रिया करती हैं वाष्प से। ध्यान रखना, वेपर, वाष्प, भाप। ठीक है, भाप ध्यान रखना है, भाप से ये अभिक्रिया करती हैं और भाप से अभिक्रिया करके ये आपके धातु ऑक्साइड बनाती हैं और साथ में हाइड्रोजन तो बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बहुत बार आया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये पानी से रिएक्शन नहीं करते। ध्यान रखना, ये पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये आपके पानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर पानी से अभिक्रिया करते हैं तो यहां पर ये बनता है, इनका क्या बनता है, क्षार बन जाता है। ठीक है, इसलिए सलाह दी जाती है कि भाई कॉपर के अंदर, यानी कि आपके पास कोई भी आप कॉपर के बर्तनों में पानी पी सकते हो, उससे कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं, अगर आप किसी भी अम्ल की, किसी भी एसिड की किसी धातु से अभिक्रिया कराते हो तो क्या बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका जो ये 6 नंबर का है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ जाता है कि जब आप किसी भी अम्ल की किसी धातु से रिएक्शन कराते हो कौन सी गैस बाहर निकलती है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। देखिए मान लीजिए कोई भी आपने एक अम्ल ले लिया, मैं इधर एक एग्जांपल लिख देता हूं। मान लीजिए ये आपने अम्ल ले लिया H2SO4 और इस H2SO4 की मान लीजिए हमने जिंक से अभिक्रिया करा दी, तो यहां बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। दिख रहा है ना यहाँ पे, ओके दिख रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया H2SO4, इसकी जिंक से अभिक्रिया करा दी, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ध्यान रखना, अगर आप किसी भी अम्ल की किसी भी धातु से रिएक्शन करवाते हो तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। लेकिन ठहरिए, इसका अपवाद है। अपवाद क्या है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये एक एक लाइन जो लिखा रहा हूं ना गाइज, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब आप रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लोगे 2018 के,
तो आपको पता लगेगा ये जो एक एक लाइन लिख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये अपवाद ही पूछे जाते हैं। यहां पर प्रश्न पूछा गया था कि भाई कौन सा अम्ल है जो आपके धातु से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता, है ना। वैसे सारे के सारे जो अम्ल होते हैं वो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन एक भाई साहब हैं HNO3 जिनको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक जो अम्ल होते हैं वो आपके जल से, वो आपके धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। ठीक है, नहीं देते। ठीक है, आगे देखिए। लेकिन भाई साहब आपको ध्यान रखना है, मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसे हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसे धातु हैं, ये भी बड़े निकम्मे हैं। आपका जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3, इसने कह दिया कि मैं किसी भी धातु के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस नहीं दूंगा, है ना। लेकिन ये नकटे हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज, Mg और Mn, क्या कहा नहीं दोगे। इन्होंने क्या किया भाई साहब, इन्होंने HNO3 का सांद्र विलयन लिया और सांद्र विलयन के अंदर दोनों डूब गए और दोनों ने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या कर ली तो मजबूरन HNO3 को क्या करना पड़ा, HNO3 को आपको हाइड्रोजन गैस देनी पड़ी। इसका मतलब क्या है कि आपका मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है, अगर उनकी अभिक्रिया हम सांद्र HNO3 यानी कि आपका सांद्र जो होता है ना, कंसंट्रेट HNO3, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस दे देता है। ध्यान रखना, वैसे तो नहीं देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए लास्ट में बात करते हैं, कॉपर जो होता है, कॉपर वो तनु HCl अम्ल से क्रिया नहीं करता, जबकि जो अम्ल होते हैं अम्ल वो धातुओं से क्रिया करते हैं। बताया था ना भाई, धातुओं से क्रिया करके ये जो भाई साहब होते हैं हाइड्रोजन गैस प्लस लवण बनाते हैं, लेकिन कॉपर भाई साहब जो होते हैं ना वो HCl अम्ल से क्रिया नहीं करते हैं। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। ऐसी कौन सी धातु है जो तनु HCl अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो ध्यान रखना कॉपर। ओके गाइस, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो पिक्चर बाकी है। अच्छे जो प्रश्न बनेंगे ना, सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु, भूपर पट्टी पर कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, अभी तो बहुत चीजें बाकी है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, अभी तो धातु ही पूरी नहीं हुई है, अधातु है, उपधातु है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। आप इसको नोट डाउन कीजिए, चलिए फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे और अच्छे से फैक्ट है जो आपके मेटल के बारे में, इनको देख लेते हैं, फिर हम नॉन मेटल है अधातु उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं जो आपके बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक स्पेशल वीडियो नेक्स्ट संडे को आ रहा है। जी हां, नेक्स्ट संडे को एक स्पेशल वीडियो आ रहा है जिसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए टॉप 500 क्वेश्चंस करने वाले हैं। बड़ा ही जबरदस्त वीडियो होगा, 2 से 3 घंटे का वीडियो होगा। और गाइज वो वीडियो पूरी केमिस्ट्री की जान है, मतलब पूरी केमिस्ट्री में से बेस्ट 500 क्वेश्चन है, टॉप 500 क्वेश्चन केमिस्ट्री के वो आएंगे। वेट कीजिएगा, नेक्स्ट संडे को मैं पूरी कोशिश करूंगा, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहा हूं, और नेक्स्ट संडे उस वीडियो को लेके आएंगे जिससे हम आपकी पूरी जो केमिस्ट्री है लगभग पूरी आपकी कवर अप हो जाएंगी। ऐसे शानदार क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए यहां पर देख लेते हैं नॉन मेटल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनके ऊपर प्रश्न बनते हैं। देखिए पहली बात तो यह कि ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट है वो सर्वाधिक धात्विक प्रकृति के होते हैं, यानी कि इनके अंदर मेटेलिक जो गुण होता है, यानी कि धात्विक गुण होता है, सबसे ज्यादा ग्रुप नंबर 1 का होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई आपको मैंने परिभाषा बताई थी कि जो आपके धात्विक गुण होता है उसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति। तो ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वे एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना जो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ग्रुप नंबर 1 के जो सदस्य हैं उनका सबसे ज्यादा धात्विक प्रकृति होती है, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो प्रश्न है कि मानव के द्वारा प्रथम उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी? ध्यान रखना कॉपर। ठीक है, कॉपर की खोज हुई थी पहले, और ताम्रकालीन सभ्यता, कॉपर युगीन सभ्यता के बारे में आपने जरूर सुना होगा, तो कॉपर की खोज पहले की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर देखिए ये वाला कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में आपकी जो धातु है वो कौन सी है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में धातु की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, पदार्थों की बात नहीं कर रहे हैं। सारे के सारे जो प्रश्न है धातु पर आधारित है। ठीक है, आपके दिमाग में थोड़ा डाउट घूम रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं ये जो प्रश्न है सिर्फ धातु पर बेस्ड है। तो ध्यान रखना, हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है कैल्शियम।
क्यों? क्योंकि आपको पता होगा हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिली हुई होती हैं। ज्यादातर आपका कैल्शियम काम आता है हमारी हड्डियों को बनाने के लिए, और आपको पता होगा सलाह दी जाती है जो दुबले पतले जो लोग होते हैं या जिम में जो भी लोग जाते हैं उनको कैल्शियम खाने की, दूध पीने की अधिक से अधिक सलाह दी जाती है कि दूध के अंदर पाया जाता है कैल्शियम। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो मेटल पाया जाता है वो आपका पाया जाता है कैल्शियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, भूपर्पटी पर पाए जाने वाली धातु सबसे ज्यादा कौन सी है? भूपर्पटी का मतलब धरती की सतह पर, यानी कि धरती के अंदर खोदोगे निकालोगे तो सबसे अधिक मात्रा में आपको मिलेगी अल्युमिनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में मिलता है लोहा, उसके बाद में मिलता है कैल्शियम, उसके बाद मिलता है सोडियम। यानी कि धरती की सतह पर जो आपके पदार्थ जो धातु मिलती हैं, पदार्थ की बात नहीं कर रहा, धातु की बात कर रहा हूं, धातु जो मिलती है वो आपके अल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ठीक है, मैं बात नहीं कर रहा सबसे हल्का तत्व की, मैं बात कर रहा हूं सबसे हल्की धातु की। तो ध्यान रखना, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम होती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर लिथियम कैसे? तो देखिए, प्रारंभ के तत्वों की बात करते हैं। प्रारंभ में कौन कौन तत्व आते हैं? हाइड्रोजन 1 नंबर पे, हीलियम 2 नंबर पे, लिथियम 3 नंबर पे। अब आप कहेंगे सर हाइड्रोजन और हीलियम को क्यों नहीं लिया? तो भैया इसलिए नहीं लिया क्योंकि हाइड्रोजन भाई साहब अधातु है ना, और हीलियम भाई साहब भी अधातु है। ठीक है, इसलिए नहीं लिए। हम बात कर रहे हैं धातु की। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे तत्व पूछ ले, है ना, सबसे हल्का तत्व दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, और पूछ ले सबसे हल्की गैस, तो वो भी आपके हाइड्रोजन ही है, क्योंकि आपका गैस की श्रेणी में ही आती है ना। और ध्यान रखना, सबसे हल्की जो आपके अक्रिय गैस है वो आपकी हीलियम है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न बना दिए। तो यहां पर प्रश्न क्या था? सबसे हल्की धातु। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन नहीं है, हीलियम नहीं है, क्या आ जाएगी? लिथियम, क्योंकि लिथियम है वो आपके मेटल की श्रेणी में आती है। चलिए अगला प्रश्न, सबसे भारी जो है। अब देखिए, भारी और हल्की का मतलब क्या होता है भाई? डेंसिटी के आधार पे। ठीक है, भारी और हल्की ना। तो देखिए, अब बात करते हैं सबसे भारी जो होती है धातु वो आपकी होती है ऑस्मियम, OS। ठीक, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे भारी जो धातु होती है वो आपकी होती है ऑस्मियम। ध्यान रखना, OS से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात करते हैं, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? कठोर का मतलब जिसको तोड़ना बहुत ही कठिन है ना, जिसमें आकर्षण बल ज्यादा होता है, उनके जो अवयव होते हैं उनके बीच। ध्यान रखना, प्लेटिनम। ध्यान रखना, प्लेटिनम वो धातु है जो सबसे कठोर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटिनम को ही डोबे राइनर ने सबसे पहले कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक के रूप में देखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकमात्र ऐसा तत्व, एकमात्र तत्व नहीं, एकमात्र ऐसा धातु तत्व जो आपके लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। प्रश्न पूछ जाएगा, कक्षीय ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर कौन सा धातु होता है जो आपके लिक्विड स्टेट में होता है? तो ध्यान रखना, वो आपके होते हैं पारा या मरकरी भाई साहब। ठीक है, जो आपके लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि और धातु होती हैं वो आपके सॉलिड होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गैलियम और आपका सीजियम जो होता है, गैलियम और सीजियम, प्रश्न कैसे बनता है कि गैलियम और सीजियम जो होता है, जब आप उनको हथेली पर रखते हो, अपनी पाम पर रखते हो, हाथ पे रखते हो, तो हमको ठंडक महसूस क्यों होती है ना? ठंडे ठंडे क्यों लगते हैं? तो वो इसलिए लगते हैं क्योंकि आपके जो गैलियम है और सीजियम है, हालांकि ये धातु है, लेकिन आपको ध्यान रखना है धातुओं का जो क्वथनांक है वो ज्यादा होता है। बट ये दो ऐसे एलिमेंट हैं गैलियम और सीजियम जिनका क्वथनांक और गलनांक होता है बहुत ही लो होते हैं। इसलिए ये भाई साहब क्या करते हैं, ये आपके लिक्विड अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलकर ये आपके ऊर्ध्वपातन, मतलब ऊर्ध्वपातन नहीं, वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। ध्यान रखना, यानी कि इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होता है। हथेली पर रखेंगे तो हमारे शरीर का टेम्परेचर आपको होता होगा 37 डिग्री, तो ये भाई साहब 37 डिग्री तापमान ग्रहण करके और वाष्प बन के उड़ जाते हैं। तो इस वजह से जो गैलियम है और सीजियम है, जब इनको आप हथेली पे रखते हो तो ये आपके वाष्पीकृत होकर उड़ जाते हैं और हमको ठंडक महसूस होती है। तो ये आपके थे मेटल के बारे में। अभी देखिए मेटल के बारे में आपको बता दिया है कि मैं स्पेशल क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब आपको वो सारी चीजें बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर मेटल को अभी खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक चीज और आपको नोट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन कर सकते हैं कि जो मेटल होती हैं आधुनिक आवर्त सारणी में लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर स्थित होती हैं। और आपको जानना है बाईं ओर से अगर दाईं ओर जाओगे आवर्त में, पीरियड में, लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो दाईं तरफ क्या है, अधातु है, नॉन मेटल। इसलिए ध्यान रखना जो धात्विक गुण है, मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर घटती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में यानी कि अधातुओं के बारे में। तो देखिए अधातु जो होती हैं वो क्या होते हैं, ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे तत्वों को बोलते हैं नॉन मेटल यानी कि अधातु। ठीक है,
यानी जैसे आपका क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्लोरीन माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो वे सारे एलिमेंट जो एक नहीं, एक दो तीन जो भी है, मतलब ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन की श्रेणी में जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं आपके नॉन मेटल। अब देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके नॉन मेटल होते हैं, इनके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ध्यान रखना है, तो 5 होंगे, 6 होंगे, या वो आपके 5 होंगे, 6 होंगे, या फिर 7 होंगे। 8 वाले होते हैं, हालांकि वो भी आपके नॉन मेटल की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनका कक्षक होता है वो पूरा भरा हुआ होता है, तो उसको हमने छोड़ दिया है। ध्यान रखना, आपके जो मेटल होते हैं उनमें 1 2 3 होते हैं, लेकिन नॉन मेटल होते हैं उनके अंतिम कोश में 5 6 और 7, यानी कि या तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी और 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायित्व प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर अधातुओं के बारे में, अधातुओं के गुणों के, अधातुओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां से प्रश्न बनते हैं। देखिए, पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अधातु होती हैं वो आपके किस श्रेणी में पाई जाती है? ध्यान रखना, अधातु होती हैं ठोस भी होती है, द्रव भी होती है, गैस भी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे बनेगा आपके कि निम्न में से कौन सा है ना आपके ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ध्यान रखना, अधातु जो होती हैं वो आपके ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में ही पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना, मरकरी को छोड़कर ज्यादातर जो आपके अधातु होती हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं। ये आपके किस अवस्था में होती है? ये आपके लिक्विड अवस्था में होती है। और गैस अवस्था में आपको पता होगा जो आपका वर्ग 18 है, वर्ग 18 सारा का सारा ही किसमें है? सारा का सारा ही आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और एक प्रश्न और नोट कीजिएगा कि आपसे पूछ ले कि किस ग्रुप के अंदर सबसे अधिक गैस पाई जाती हैं? पूछ ले प्रश्न कि किस ग्रुप के अंदर सबसे अधिक गैसीय तत्व पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, वर्ग 18 के अंदर सबसे ज्यादा गैसीय तत्व पाए जाते हैं, सारे गैसीय होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि मरकरी होती है ये आपके लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। इसको छोड़कर मैक्सिमम जो आपके एलिमेंट होते हैं ठोस होते हैं, वर्ग 18 के क्या होते हैं? आपके गैस अवस्था में होते हैं, 17 में गैस अवस्था में होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन मरकरी होती है, ध्यान रखना, मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है, only one non metal that is found in liquid state at room temperature। ध्यान रखना, आपकी जो मरकरी है, पारा मरकरी Hg होता है, एकमात्र ऐसी धातु है जो आपके रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। आगे बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन है वो आपको पता होगा वर्ग 17 का एलिमेंट होता है और ये आपके नॉन मेटल की श्रेणी में आता है। अभी मैंने आपको नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज बताई थी, है ना, तो वहां पर आपको बताया था भाई ये आपके धातु होती है, वो आपके मेटल की प्रॉपर्टी बताई थी धातुओं की, वहां पर बताया था कि ये क्या होती है? चमकीली होती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आयोडीन एक अधातु है, नॉन मेटल है, फिर भी यह चमकीला होता है। ध्यान रखना है, मतलब इन दोनों में बिल्कुल डिफरेंट है भाई। वो चमकीले होते हैं धातु, मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई थी ना सारी धातुओं की, वो अधातुओं पर लागू नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर जो आयोडीन है, आयोडीन एक नॉन मेटल है, फिर भी यह क्या होता है? चमकीला होता है। ध्यान रखना। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि कार्बन है एक ऐसी अधातु है जो आपके अलग अलग रूपों में पाई जाती है ना। कार्बन एक ऐसी अधातु है, कार्बन के बारे में एक स्पेशल चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे, जिसमें हम आयुपेशी नामकरण वर्ग पढ़ते हैं, सीएनजी एलपीजी के बारे में पढ़ते हैं, वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, कार्बन एक ऐसी नॉन मेटल है जो अलग अलग रूप में पाई जाती है। इसके दो अपरूप होते हैं, दो एलोट्रोप्स होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलीय, एक होते हैं अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में कौन कौन से आते हैं? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, और आपके जो अक्रिस्टलीय होती है उसमें कार्बन, कोक, चारकोल का ना, काजल गैस, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब चलिए यहां पर आगे बात करते हैं कि आपके जो अधातु होते हैं नॉर्मली विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ध्यान रखना, जो आपके अधातु होते हैं वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ग्रेफाइट जो आपके कार्बन का एक अपर रूप होता है, कार्बन का ही एक रूप होता है, वो विद्युत का चालन करता है। क्यों करता है अभी आपको बता दूं, वैसे हम चैप्टर जब पढ़ेंगे कार्बन वाला तभी बताएंगे, क्योंकि आपका जो ग्रेफाइट होता है उसमें क्या होता है कि एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो वहां पर क्या होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, लेकिन 3 अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब एक कार्बन फ्री होता है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ग्रेफाइट के अंदर, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके जो ग्रेफाइट होता है उसके अंदर विद्युत चालन पाया जाता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन पाया जाता है। तो ध्यान रखना कि आपके जो अधातु होती है नॉन मेटल होते हैं, विद्युत कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा आपका अधातु होता है, नॉन मेटल होता है, जिसमें विद्युत धारा का चालन होता है। आगे बात करते हैं, अगर हम धातु और अधातु की आपस में रिएक्शन करवा दें तो क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने किसी मेटल की
किसी नॉन मेटल से अभिक्रिया करवा दी तो क्या होगा, तो ध्यान रखना है आयनिक यौगिक बनेंगे। क्या बनेंगे, आयनिक कंपाउंड बनेंगे, आयनिक यौगिक बनेंगे। कैसे, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको आयनिक यौगिक, देखिए हालांकि मैं आपको पहले ही जो रासायनिक बंधन है उसमें पढ़ा चुका हूं, आपके सहसंयोजक बंध है ना, आपके आयनिक बंध ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां पर बात हो रही है तो यहां पर आपको फिर से समझा देता हूं। तो देखिए धातु और अधातु जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहां पर आयनिक या वैद्युत संयोजक यानी कि इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। कैसे, देखिए तो देखिए मान लीजिए ये आपका एक धातु है, सोडियम है, और सोडियम के पास अंतिम कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि भाई ये Na+ फॉर्म में आ जाए और 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दें, यानी कि 2 8 के रूप में आकर अपना अष्टक पूरा कर लें। और एक हम ले लेते हैं अधातु यानी कि क्लोरीन। क्लोरीन के पास क्या होता है कि 17 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 7। तो इसकी प्रवृत्ति क्या होती है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और अपना जो अंतिम कोश है 2 8 8 इस रूप में पूरा कर ले। तो ये क्या करते हैं, जब हम मान लीजिए सोडियम की और क्या हमने क्लोरीन की दोनों को रिएक्शन करवाई इस प्रकार से, तो यहां पर क्या होगा, ये सोडियम भाई साहब हैं, इनकी अंतिम कक्षा में ये एक आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और यहां पर ये क्लोरीन है, क्लोरीन की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अच्छा 6 ही हैं, एक और बना देते हैं, ये आपके 7 हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये जो सोडियम है अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं इस प्रकार से, और यहां पर देखिए इस प्रकार से इनका अष्टक पूरा हो जाता है, सोडियम है Na+ फॉर्म में आ जाता है क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, और यहां पर क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है क्योंकि यहां पर इसने ये सोडियम है जैसे मैंने आपको डॉट से प्रदर्शित कर दिया ताकि पता लगे भाई किसका इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक ज्यादा बना दिया, ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके और 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का ग्रहण करके इसका जो अंतिम कोश है यहां पर पूरा हो गया। तो इस प्रकार से जब आप मेटल और नॉन मेटल के आपस में रिएक्शन करवाते हो तो यहां पर क्या बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उनके हम पहले ही आपको बहुत सारे इनके जो आपके रासायनिक गुण हैं आपको बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। जो आपके आयनिक बंध होते हैं वो आपके ठोस अवस्था में होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आपका क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो आपका बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों होता है, जो आपके आयनिक बंध होते हैं या आयनिक यौगिक होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं, उनके गलनांक व क्वथनांक होते हैं हाई के होते हैं। तो ध्यान रखना कि आपके जब अधातु और धातु आपस में रिएक्शन करती है ना तो इनके बीच जो बनने वाला जो आकर्षण बल है वो वैद्युत संयोजक प्रकृति का होता है, मतलब इनके बीच आकर्षण बल, अट्रैक्शन बल बहुत ही ज्यादा होता है और इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए ध्यान रखना है कि इनके जो गलनांक है, क्वथनांक है, बहुत ही हाई होते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके धातु और अधातु। चलिए अब लास्ट में हम उपधातु के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आगे अलग से पढ़ेंगे एक चैप्टर। ठीक है, तो चलिए आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं आपके उपधातुओं के बारे में यानी कि मेटलॉइड्स के बारे में। तो देखिए आपके आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें बाईं ओर जो स्थित होती है उन्हें हम बोलते हैं धातु यानी कि मेटल, और दाईं ओर जो होती है उन्हें हम बोलते हैं नॉन मेटल यानी कि अधातु। तो यहां पर आपने देखा होगा ग्रुप नंबर 15 से और 17 के बीच आपने एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन देखी होगी। ठीक है, ग्रुप नंबर 14 से आपने एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन देखी होगी। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन इस प्रकार से जिग-जैग लाइन सी। तो वो जो लाइन होती है ना वो बेसिकली करती क्या है, धातुओं को अधातुओं से अलग करती है, और उस लाइन पर जो एलिमेंट स्थित होते हैं ना उन्हें हम बोलते हैं आपके मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए उपधातु क्या होती हैं, इनमें आपके धातुओं के भी और अधातुओं के दोनों के ही गुण मौजूद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है, 7 होती है। कौन कौन सी, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरुलियम और आपका पोलोनियम। इनमें से आपको ध्यान रखना है कि सिलिकॉन जो होती है, सिलिकॉन का उपयोग हम करते हैं आपके जो सौर पैनल है उनमें, सौर पैनल में आपके सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके आईसी चिप बनाए जाते हैं, है ना। वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उसमें डाल देंगे, शानदार क्वेश्चन करेंगे गाइस, बहुत ही जबरदस्त स्पेशल केमिस्ट्री के। ठीक है, अब चलिए
यहां पर लास्ट में हम बात कर लेते हैं मिश्र धातुओं के बारे में। अब देखिए मिश्र धातु बनाए कैसे जाती है, जब दो से अधिक धातु होती है उनको हम आपस में मिक्सर अप कर देते हैं तो यहां पर मिश्र धातु बनती है अलग अलग रेशियो में। तो देखिए यहां पर जो कुछ मिश्र धातु हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं वो मैंने यहां पर लिख दी है। हालांकि मैं आपको आगे जो वीडियोज आएंगे उनमें यहां पर स्पेशली अलग से और बना के दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर पीतल जो है, पीतल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि पीतल जो है, पीतल की ट्रिक ये है पीताजी, क्या ध्यान रखना है, पीताजी। तो पी से क्या बन गया पीतल, ता से क्या बन गया तांबा यानी कि कॉपर, और जी से बन गया जिंक यानी कि Zn। तो ध्यान रखना है पिताजी जो है आपके कॉपर और जिंक से बनते हैं, मतलब पीतल जो है आपके कॉपर और जिंक से बनते हैं। आगे बात करते हैं गन मेटल। तो देखिए गन मेटल के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, गन मेटल जो होता है वो आपको ध्यान रखना है कि कॉपर, आपका एंटीमनी और आपका जिंक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए यहां पर कैसे याद रखेंगे, ताज पेटी, ठीक है, आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा, ताज पेटी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ताज 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 पेटी। अब देखिए ये कैसे याद होगा भाई, गन मेटल, गन लेकर आपको पता होगा भाई ताज होटल जो है मुंबई में उस पर एक बड़ा हमला हुआ था 26/11 का, आपको पता होगा। तो वहां पर गन ही चली थी, तो इससे हम याद रखेंगे ताज पेटी, यानी कि देखिए ताज पेटी, ताज से बनेगा तांबा, है ना, यहां से देखिए जिंक बनेगा, जैसे जिंक बनेगा, और यहां पर ये एंटीमनी वो आपका टिन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका टिन, और यहां पर आपका ये हो गया गन मेटल। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। आगे देखिए जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें आपके होते हैं कॉपर, मैग्नीज और निकल, ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन होते हैं, कॉपर, मैग्नीज और निकल इसमें होते हैं। नाइक्रोम जो होती है इसका उपयोग आपको हीटर जो होते हैं, हीटर जिनमें कुंडली बनाई जाती है वो आपके नाइक्रोम की कुंडली बनाई जाती है, आपको जानना है निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आपका लोहा, ये सब की बनती है आपके नाइक्रोम। आगे बात करते हैं सोल्डर जो धातु होती है इसको टांका धातु बोलते हैं, सोल्डर। अब देखिए सोल्डर से याद आ रहा है सोल्जर, ठीक है। तो आर्मी में जो सोल्जर होते हैं वो क्या होते हैं, पहली बात तो बहुत ही पावरफुल होते हैं, दूसरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो याद हो जाएगा पावरफुल से पीबी और स्ट्रॉन्ग से एसएन। तो ध्यान रखना टिन और आपका जो लेड है इससे बनता है आपका शोल्डर धातु, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में बात करते हैं कांसा जो होता है, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज जो होता है वो आपके कॉपर और एसएन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके बनाया जाता है। बाकी गाइस हम जो स्पेशल क्वेश्चन करेंगे केमिस्ट्री के उनमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं बार बार रिपीट होते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनको गाइस हम करेंगे। सो गाइस आशा करते हैं आज की क्लास आपको बहुत ही पसंद आएगी। गाइस रात के आपको पता है टाइम देख लीजिए, रात के 9:30 बज चुके हैं, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद जय भारत।